उनका एक मैं बेसिक आइडिया बता दूं। और ये जो हमने पढ़ी है, मैंने आपको पढ़ा दिया क्या, परिपथ का डेफिनेशन करा दिया। फिर परिपथ के एक तो सक्रिय परिपथ हो गया, एक निष्क्रिय परिपथ हो गया, ठीक है। फिर हमने परिपथ को, ये तो ऊर्जा स्रोत के आधार पर बांटा था हमने, किसके आधार पर, ऊर्जा स्रोत के आधार पर बात की थी हमने, ठीक है। फिर हमने टर्मिनल के आधार पर बात की, तो टर्मिनल के आधार पर एकल टर्मिनल हो गया, द्विटर्मिनल, फिर त्रिटर्मिनल और फिर चतुर टर्मिनल के बारे में बात की थी। ये टर्मिनल के बेस पे हमने परिपथ को डिवाइड किया था। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था ब्रांच, जिसको बोलते हैं शाखा, ब्रांच। फिर हमने लूप के बारे में, संधि के बारे में बात की थी, जिसको जंक्शन बोलते हैं। फिर हमने किसके बारे में बात की थी, संधि के बाद में हमने बात की थी शाखा के बारे में, हमने पाश के बारे में बात की थी, लूप के बारे में, लूप, शाखा, पाश, किसके बारे में, पाश के बारे में। इसको इंग्लिश में लूप बोलते हैं या मैश भी बोलते हैं। तो ये हो गया, ये सारी चीज़ें। अब इनको मैं आपको एक सर्किट में बताता हूँ किस तरीके से वर्क करती है ये सारी चीज़ें, कि शाखा, संधि, लूप, ये एकल, ये जो भी है, इनको देखो आप। इनको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो भैया, जैसे मैंने एक सर्किट बना रखा है, ये सर्किट, इसमें क्या क्या लगा रखा पहले मैं बता देता हूँ। जरूरी नहीं कि यही पर्टिकुलर सर्किट हो, सर्किट कैसा भी हो सकता है। इसको थोड़ा मैं इस तरफ मूव कर दूँ, क्या छोटा कर दूँ, नहीं तो मैं खड़ा इधर होऊंगा तो आप देख नहीं पाएंगे मुझको। एक बार रुक जाओ, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, जगह की कमी है। ओके, ये वायर टेढ़े मेढ़े हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि वायर तो अपने घरों में भी आते हैं, तो दीवारों में ऐसे घूमते हुए आते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हम जनरली इनको ऐसे सीधा बनाते हैं ताकि डायग्राम क्या अच्छा दिखे। कूल है। अब देखो क्या है ये, इसमें एक ये बैटरी लगी हुई है, कितने वोल्ट की बैटरी है, ये 9 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा देता हूँ, ये लो, ये 39 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है। इसमें एक ये संयोजी तार लगा हुआ है, यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा हुआ है, ये प्रतिरोध लगा हुआ है, ये 10 ओम का लगा हुआ है, एक प्रतिरोध यहाँ पे लगा हुआ है, ये भी 10 ओम का लगा हुआ, एक प्रतिरोध ये यहाँ पे लगा हुआ है, ये भी 10 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं। और देखो ये करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है। जब तक मैं इसको स्विच को हटा देता हूँ तब तक तो करंट जाता नहीं है, क्योंकि हमने बोला था कि जब तक तार ही जुड़े हुए नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे मतलब करंट नहीं जाएगा। पहले मैंने ये बताया था ना, जो इनिशियल बेसिक थे उनमें बताया था, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो वो जाके पढ़ ले। तो ये कनेक्ट करते करंट फ्लो होता है। अब मैं करंट की डायरेक्शन की बात करता हूँ, देखो येलो करंट की डायरेक्शन की बात करते हैं, ये करंट है। अगर मैं वैल्यूज़ की बात करूँ तो वैल्यूज़ करंट की शो नहीं कर रहा, चलो रहने दो। अभी देखो ये बैटरी है, यहाँ से करंट निकल रहा है, ये करंट जा रहा है इधर, ठीक है, ये करंट जा रहा है यहाँ से, इधर करंट आ रहा है। जैसे ये वाला जो इसके अंदर करंट जा रहा है, ये आई करंट हो गया, ठीक है। अपन लोग यहाँ से जो करंट गया, जैसे उसको हमने I1 मान लिया, इधर जो करंट गया उसको क्या बोलेंगे, I2। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर करंट दो भागों में डिवाइड हो गया ना, दो पार्ट में चला गया, कि इधर से करंट आया, थोड़ा इधर चला गया और थोड़ा इधर चला गया, ठीक है। मैं इसको मेजर करके भी बता सकता हूँ, पर अभी इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि कितना होगा, ये अभी बाद में बात करेंगे। यहाँ से करंट आया, तो ये यहाँ से देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ABCDEF। तो देखो BAF और E, इसमें करंट का वैल्यू क्या है, एक समान है, क्योंकि इधर से करंट आई गया, इधर I1 चला गया, इधर ये I1 आ रहा है, ये सारा करंट क्या है, I1 ही है।
इधर से I2 आया, ये इधर से I2 आया, इधर से I1 आ गया, दोनों मिलके यहाँ पर वापस से I1 प्लस I2 कितना हो गया, I हो गया। कितना हुआ, ये I करंट हो गया वापस से। तो इधर भी I है, इधर भी I है, इधर भी I है। तो ये वाला एक क्या है अपने पास में, एक शाखा है, एक ब्रांच तो ये हो गया, एक ब्रांच ये हो गया। इसमें सब में करंट का मान एक समान है, एक ब्रांच अपना क्या हो गया, ये हो गया। ये तो क्या हो गया, ब्रांचेज हो गए अपने, शाखाएं हो गई। एक ये हो गया, देखो इधर करंट आ रहा था, थोड़ा करंट इधर चला गया, थोड़ा करंट, तो एक तरीके से ऐसा हो गया कि तीन करंट मिल रहे हैं, एक तो I करंट, एक I1, एक I2। तीन करंट इस पॉइंट से निकल रहे हैं या अंदर जा रहे हैं, वो अलग अलग बातें हैं, बट तीन करंट यहां पर मिलते हैं। तो इस बिंदु को क्या बोल दिया, इसको बोल दिया क्या, संधि बिंदु। एक ये रहा संधि बिंदु, यहाँ पर भी। अभी कोई किसी के दिमाग में, ये देखो यहाँ पे संधि बिंदु, यहाँ पर एक से ज्यादा करंट नहीं है, यहाँ पर जो I1 था इधर भी I1 ही है, तो ये तो सेम ही करंट है। ये तो ऐसे घूम के ऐसे कोना बन गया, कोना बनते ही संधि बिंदु नहीं हो जाता वो। ये कॉर्नर दिख रहा है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये संधि बिंदु है, ये भी संधि बिंदु नहीं है। इधर से जो I1 करंट आ रहा है ना, वही तो करंट इधर I1, इधर भी तो I1 ही है, मतलब इधर तो I1 ही I1 करंट है, एक से ज्यादा करंट नहीं है। यहाँ पर I1 भी है, I2 भी है, I भी है, तो एक से ज्यादा करंट है ना यहाँ पे। अरे बात समझ में आ रही ना, तो एक से ज्यादा करंट होनी चाहिए। ये संधि बिंदु नहीं है, ये दो ही संधि बिंदु है यहाँ पे। क्लियर है, ये दोनों संधि बिंदु हो गए। लूप की बात करूँ तो एक लूप तो देखो ये ले सकता हूँ मैं, एक लूप ये मान सकता हूँ, बंद पथ हो गया, वो लूप हो गया ना। एक ये बड़ा वाला ये हो गया लूप। क्लियर है, तो ये अपने पास तीन क्या है, लूप हो गए। तो ये तीन बंद लूप हो गए मेरे पास में। क्लियर है, ये तीन बंद लूप हो गए। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये तो सिंपल सारी चीजें हो गई थी। अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। यहाँ तक लूप को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्या, ये सब चीजें मैंने बात कर ली। अब कुछ चीजें और डेफिनेशंस के बारे में बात करूंगा मैं। रेखीय और अरेखीय अवयव, रेखीय और अरेखीय अवयव। हाँ आता हूं, 10 मिनट में आता हूं। तो रेखीय और अरेखीय अवयवों के बारे में बात करते हैं हम लोग। किसके बारे में, रेखीय और अरेखीय अवयवों के बारे में। रेखीय एवं अरेखीय अवयव, लीनियर अवयव और नॉन लीनियर एलिमेंट से। ये क्या, लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट है ये हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए सेपरेट है। ठीक है, तो रेखीय एवं अरेखीय अवयव है। रेखीय और अरेखीय अवयव क्या होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहले रेखीय अवयव को डिस्कस करते हैं। रेखीय अवयव, रेखीय अवयव इसको बोलते हैं लीनियर, लीनियर एलिमेंट। रेखीय अवयव क्या होता है, लीनियर एलिमेंट क्या होता है। लीनियर एलिमेंट ऐसा होता है जिसमें करंट और वोल्टेज के बीच में जो ग्राफ मिलता है वो सीधी लाइन मिले। रेखीय एलिमेंट का मैं डेफिनेशन दो तरीके से बताता हूं। पहला, इसका डेफिनेशन, पहला डेफिनेशन लिख लो आप इसका, या मैं इसका पहला डेफिनेशन कैसे बता रहा हूं। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अवयव लिखो, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अवयव जो ओम के नियम की पालना करते हैं, जो ओम के नियम की पालना करते हैं, रेखीय अवयव कहलाते हैं। जो नहीं करेंगे वो क्या, अरेखीय अवयव हो जाएंगे। तो रेखीय अवयव क्या होंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अवयव जो ओम के नियम की पालना करते हैं, रेखीय अवयव कहलाते हैं। ओम के नियम की पालना करने का मतलब क्या है, ओम के नियम की पालना करने का मतलब ऐसा है कि V का वैल्यू है जो I के समानुपाती होना चाहिए। अगर उनके अंदर उस पर कोई वोल्टेज ड्रॉप होता है, कोई भी जैसे अवयव है, मान लो प्रतिरोध है या संधारित्र है या डायोड है, कोई भी है, अगर उसके ऊपर जो वोल्टेज खर्च हो रहा है वो धारा के समानुपाती है तो वो ओम के नियम की पालना करेगा। अगर धारा के समानुपाती नहीं है तो वो ओम के नियम की पालना नहीं करेगा। तो V I के समानुपाती होना चाहिए, मतलब V इक्वल्स टू
IR होना चाहिए। ओम के नियम की पालना करने का मतलब है ये। तो मैंने जो डेफिनेशन लिखवाई है ना, उसके नीचे ये 2 लाइन छाप लो। V समानुपाती I, V बराबर IR। क्लियर है। और अगर ओम के नियम की पालना करते हैं तो V और I के समानुपाती होता है। तो V और I में अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ, V और I के अंदर अगर मान लो V और I में अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो जो ग्राफ है वो सीधी लाइन मिलती है। आ रही बात में समझ में? जो लाइन मिलेगी वो लाइन कैसे मिलेगी? स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कर्व नहीं मिलेगा, सीधी लाइन मिलेगी। आई बात समझ? तो V प्रोपोर्शनल I अगर होता है तो सीधी लाइन मिलती है। क्लियर है। इसकी तो दूसरी डेफिनेशन भी बोली जाती है रेखीय अवयव की, कि ऐसे अवयव जिनके लिए धारा और वोल्टता का जो ग्राफ है वो एक सीधी लाइन प्राप्त होता है, सीधी रेखा प्राप्त होता है। ठीक है। तो आपको पहले मैंने क्या लिखवाया? रेखीय अवयव की परिभाषा लिखवा दी। उसके बाद में ये मैथमेटिक्स वाला पार्ट लिख लो। ठीक है। और उसके बाद में आप ये डायग्राम छाप लो। ठीक है, ये डायग्राम छाप लो। और इस डायग्राम को छापने के बाद में ये डायग्राम से इसकी एक डेफिनेशन बना सकते हैं। क्या डेफिनेशन? इसको छाप लो एक बार, डायग्राम को छाप लो आप। डायग्राम को छापने के बाद में आप डेफिनेशन लिखो। क्या लिखोगे आप? अगर कोई इसे लेट हो रहा है, जल्दी नहीं लिख पा रहा है, तो आप पॉज करके फिर आप इसको छाप सकते हो, फिर मैं बोलूँ वो लिख सकते हो। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? इसका डेफिनेशन होगा कि ऐसे अवयव जो, या ऐसे अवयव जिनके लिए धारा और वोल्टता का ग्राफ, जिनके लिए धारा और वोल्टता का ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, जिनके लिए धारा और वोल्टता का ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, उन्हें रेखीय अवयव कहते हैं। क्लियर है? ये सारी चीज़ें होगी। अब अरेखीय अवयव की बात करूंगा तो ये जो सारे जिनमें होते थे वो उसमें नहीं होंगे, मतलब वो ओम के नियम की पालना नहीं करेगा, उनमें ग्राफ सीधी रेखा प्राप्त नहीं होगा, ये सारी चीज़ें होगी। इसके पहले एग्जाम्पल, रेखीय अवयव के एग्जाम्पल भी लिख लो। क्या क्या एग्जाम्पल? जैसे प्रतिरोध हो गया, रेसिस्टेंस, इसको R से लिखते हैं। दूसरा मैं कैपेसिटर, संधारित्र लिख देता हूँ। प्रेरक कुंडली हो गई, ये ओम के नियम की पालना करते हैं। L से लिखते हैं प्रेरक कुंडली को, कैपिटल L से। ये इसके रेखीय अवयव के क्या हो गए? उदाहरण हो गए, ये एग्जाम्पल्स हो गए, प्रतिरोध, संधारित्र, प्रेरक कुंडली। अब मैं बात करता हूँ किसकी? अरेखीय अवयव की। अरेखीय अवयव, किसी को किसी भी टाइप का अगर डाउट हो ना, तो अपने ऐप के ऊपर डाउट काउंटर, एक डाउट या मैसेज के नाम से ऑप्शन है, तो कोई भी डाउट हो किसी भी टाइप का वहाँ पे जाके लिख देना। ठीक है, मैं बता दूंगा। फिर भी किसी को समझ में नहीं हो तो उस डाउट का मैं वहाँ पे जवाब दे दूंगा। बड़ा डाउट होगा तो उस पर वीडियो बना के हम लोग डाल देंगे। क्लियर है? रेखीय अवयव हो गया। अरेखीय अवयव के बारे में बात करते हैं। अरेखीय अवयव, नॉन लीनियर एलिमेंट। अब लीनियर से समझ में आ गया था कि नॉन लीनियर एलिमेंट में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। तो नॉन लीनियर एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन, वो जैसे ओम के नियम की पालना करता था, ये क्या करेगा? ओम के नियम की पालना नहीं करेगा। तो ऐसे अवयव जो ओम के नियम की पालना नहीं करते हैं अरेखीय अवयव कहलाते हैं। जो ओम के नियम की पालना नहीं करते हैं अरेखीय अवयव कहलाते हैं। क्लियर है? ओम के नियम की पालना नहीं करते हैं, इसका मतलब होगा कि V समानुपाती I नहीं होगा, ये नहीं होगा इनके अंदर, ये वाली कंडीशन नहीं लगेगी इनमें, V समानुपाती I वाली। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? V समानुपाती I वाली कंडीशन नॉट वैलिड, या नॉट वैलिड, जिसको क्या बोलते हैं, नॉट वैलिड लिख देता हूँ मैं, इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ, इसको हिंदी में पता नहीं क्या बोलेंगे, पर जो भी है कि V समानुपाती I इसके लिए क्या रहेगी? इसके लिए मान्य नहीं होगी। हाँ, मान्य नहीं होगी। ठीक है, अगर ये मान्य नहीं होगी तो वोल्टता और जो धारा के मध्य ग्राफ है वो ग्राफ भी आपका सीधा नहीं आता है, वो और किसी टाइप का ग्राफ आ सकता है। जैसे इसका एग्जाम्पल कौन होता है? जैसे डायोड हो गया,
ट्रांजिस्टर हो गया, तो उनके लिए ये जो ग्राफ होता है, जैसे डायोड के लिए आधा ग्राफ तो ऐसे बनता है आपको पता हो तो, और आधा ग्राफ जो बनता है वो ऐसा बनता है। इसको आप अग्र बायस का ग्राफ बोलते हो, इसको पश्च बायस का ग्राफ बोलते हो, याद है। तो डायोड के लिए ये ग्राफ ऐसा बनता है। तो सीधी लाइन नहीं मिली ना, तो इसका मतलब हो गया कि अरेखीय अवयव ओम के नियम की पालना नहीं करेंगे, ओम के लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, और ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते तो उनके लिए जो कर्व बनेगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है, ये सीधी लाइन नहीं बनता है। क्लियर है? उसमें सीधी लाइन बनता था, इसमें सीधी लाइन नहीं बनता है। तो ये नॉट वैलिड हो गया, डेफिनेशन हो गया। ये जो ग्राफ है वी और आई का, ये ग्राफ आप ऐसे छाप सकते हो, कोई भी एक ये ग्राफ छाप लो, ठीक है। ये ग्राफ छाप लो और इसके नीचे एक लाइन लिखनी है। क्या लाइन लिखनी है? वो लाइन लिखनी है कि अरेखीय अवयव के लिए वोल्टता तथा धारा के मध्य ग्राफ, वोल्टता तथा धारा के मध्य ग्राफ सीधी लाइन, सीधी रेखा प्राप्त नहीं होती है। वोल्टता तथा धारा के मध्य ग्राफ सीधी रेखा प्राप्त नहीं होती है। क्लियर है? ओके। इसके एग्जाम्पल लिख लो आप। एग्जाम्पल एक तो हो गया क्या, डायोड, एक आप ट्रांजिस्टर भी लिख सकते हो। ट्रांजिस्टर के भी जो कर्व बनते हैं वो अलग अलग टाइप के, इस टाइप के भी कर्व बनते हैं ट्रांजिस्टर के। ये भी आप ये ट्रांजिस्टर के कर्व लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप तो ये दो एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया? रेखीय और अरेखीय अवयव पढ़ लिए। रेखीय अवयव क्या होते हैं, अरेखीय अवयव क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम लोग किरचॉफ लॉ स्टार्ट करेंगे और थोड़ी बातें और भी करेंगे। तब तक के लिए यहाँ पर डेफिनेशंस, जो छोटी छोटी डेफिनेशंस है वो ऑलमोस्ट आपकी कंप्लीट हो गई है। कुछ चीज़ें और बची हैं, उनके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके। किसी को कोई भी टाइप का डाउट हो तो मोबाइल ऐप के किसी को किसी भी टाइप का डाउट हो तो अपना जो मोबाइल ऐप है उसके ऊपर जाके आप लोग क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो। क्लियर है? और फीस से रिलेटेड किसी को इशू चल रहा है तो फीस की हमने बात की थी, अभी पहले इंडिपेंडेंस वीक पे पहले ही ऑफर चल रहा है, काफ़ी कम रख रखा हमने फीस। और फिर भी किसी को कोई, जैसे किसी का ज़्यादा ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो तो हम लोग, आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, हम लोग उसके लिए कुछ वैलिड काम करेंगे उससे। उसकी अगर किसी का ज़्यादा ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो तो हम लोग उसका सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है।